अब आलिया भट्ट एक नेपोटिज्म की ऐसी प्रोडक्ट है जिन्होंने अक्सर अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से खुद को बाकी नेपो किड से अलग खड़ा किया और अपनी अलग पर्सनैलिटी बनाने में वो सफल भी रही। अपने साथ मत करिए, हमको अलग है। लेकिन फिर भी विरासत में कंट्रोवर्सीज मिलने की वजह से वो कंट्रोवर्सी के गंदे नाले में कूदने से खुद को रोक नहीं पाई और उनकी ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिसके चक्कर में ये डिबेट भी कहीं ना कहीं वापस से खुल जाती है। ऊपर से आलिया की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती है जो पब्लिक को उनके अगेंस्ट कर देती है किसी न किसी वजह से, और इसी चक्कर में उनकी हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो जाती है। आलिया बेशक एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उन्होंने नेपोटिज्म का काफी कसाईनुमा फायदा उठाया है। All my movies just placed and presented to me on a silver platter. फिर चाहे वो मूवी छीनना हो, खुद को नंबर 1 का टैग दिलाना हो, जिसकी वजह से काफी टॉप इंडियन एक्ट्रेसेस ने उनके अगेंस्ट भी बोला और आलिया खुद भी हकलाने लगी जब उनसे दूसरों का रोल छीनने के बारे में पूछा गया। I don't know about. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me, and that's all I know. लेकिन इन सब के अलावा नेपोस के डिफेक्टिव एंटीना वाले डैडी, मेरा मतलब करण जौहर, हमेशा आलिया को बेस्ट एक्ट्रेसेस या एक सुपरस्टार की तरह हाइप करते रहे। And perform as an actor, like there's so much chatter about Alia being like the best actor in the country. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और आज हम आलिया के उन सारे कालिया करतूतों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुन के उनके ठर के पप्पा महेश भी शर्मा जाए। तो आलिया भट्ट का जन्म बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली में से एक में होता है। उनके बाप जी यानी कि महेश भट्ट 90s के बड़े डायरेक्टर्स में से एक होते हैं। दूसरी तरफ उनकी मां सोनी राजदान एक वेल नोन एक्ट्रेस होती है जिन्हें तुमने वॉर में खालिद की मां का रोल प्ले करते हुए भी देखा होगा। तो महेश भट्ट उस टाइम पे बॉलीवुड और बड़े लोगों में काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से आलिया को अपनी पूरी लाइफ में काफी लग्जरी का एक्सेस शुरू से ही मिलने लगा। और अगर तुम्हें लगता है कि उनकी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर अक्षय कुमार की संघर्ष मूवी में काम किया था। लेकिन इतनी लग्जरी होने के बाद भी आज ऐसा क्यों है कि आलिया अपनी फैमिली के साथ ना तो रहती है, ना ही उनके प्रोडक्शन के अंदर एक भी फिल्म करती है? तो उसका रीजन है उनकी फैमिली का टॉक्सिक और काफी प्रॉब्लमेटिक होना। आलिया को लग्जरी तो मिली, लेकिन उन्हें घर पे उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता और उनका कंपैरिजन हमेशा उनकी बहन पूजा भट्ट से किया जाता। But if you ask me my opinion, she is not even half of what my real sister is. She is not even half. Not talent, ना तो looks, ना तो sexy। मेरे सगी बहन के सामने पानी कम जाए। तू मेरा छोड़, तू अपना बोल। If you ask amongst all our siblings, who is the most talented, who is the most moralistic, who is the most, is Pooja. इसके अलावा भी उनके भाई राहुल भट्ट बहुत ही इलीगल चीजों में इन्वॉल्व रहे और उन्हीं में से एक था 26/11 एलिगेशंस ऐसे है कि राहुल ही था जिसने डेविड हेडली, जो कि अटैक का मेन हैंडलर था, उसको सारी लोकेशंस और प्लानिंग में मदद करी थी। और अटैक के दिन डेविड एंड राहुल को वार्न भी कर दिया था कि यहाँ पे अटैक होने वाला है, उन लोकेशन से दूरी बना के ही रखना। इसके बाद आलिया जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने इंडिपेंडेंटली रहना चालू कर दिया। तो फिर कह सकते हैं कि करण जौहर ने उन्हें गोद ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली से ओकेजनली ही मिलती और करण ने ही आलिया को उन्हें सबसे पहला ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू भी दिया था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। लेकिन मूवी के बाद चर्चे उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके कॉफी विद करण वाले इंटरव्यू के होने लगे, जहां उन्होंने इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम ही गलत बता दिया था। इस वजह से पूरी सोशल मीडिया ने उनका काफी मजाक बनाया और उन्हें काफी महीनों तक ब्रूटल ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। बट इसी एक चीज की वजह से आलिया कहीं ना कहीं पैन इंडिया में फेमस भी हो गई। उस टाइम पे केरला के बंदर ने रेडिट पे बोला कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग बॉलीवुड के किसी भी हीरोइन को नहीं जानते, लेकिन वो आलिया को जानते हैं बिकॉज ऑफ हर डमनेस। मतलब भाई आपदा में अवसर वाला काम। लेकिन उनकी सेकंड मूवी हाईवे थी, जिसमें वो इम्तियाज अली के साथ काम कर रही थी। उसमें उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग दिखाते हुए सबकी बोलती बंद कर दी थी। तो क्या आपको पता है कि इस मूवी के डायरेक्टर इम्तियाज अली थे, जिन्होंने पहली बार धर्मा के साथ काम किया था और आलिया ने उनसे लिटरली भीख मांगी थी ताकि वो आलिया को मूवी में कास्ट कर ले। और यही रीजन था कि मूवी धर्मा प्रोडक्शन के साथ बनी थी। लेकिन ये अकेला किस्सा नहीं था जहां आलिया ने डायरेक्टर से भीख मांगी हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी एक्ट्रेसेस से मूवी छीनी भी है, जिसके बारे में अगले पॉइंट में तुम्हें बताता हूँ। तो भट्ट फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर के लिए सर्वाइव करने के लिए कंसिस्टेंटली अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब कोई एक्टर स्क्रिप्ट को चुराने लग जाए, और ऐसा ही कुछ आलिया भट्ट ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार किया। और ये चीज सबसे पहले हुआ था डियर जिंदगी के दौरान। तुम जानते हो ये काफी कमाल की मूवी थी और उनके साथ एसआरके का कैमियो बॉक्स ऑफिस पे काफी पुश दे रहा था। लेकिन मूवी की पहली चॉइस आलिया नहीं बल्कि कैटरीना कैफ थी।
और काफी टाइम तक रोल उनके पास ही था, लेकिन सडनली इसके बारे में आलिया को पता चल जाता है और स्क्रिप्ट को देखते हुए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और इवेंचुअली कटरीना से हट के मूवी का मेन लीड वाला रोल आलिया के पास चला आता है। इसके अलावा जो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि कैसे आलिया बड़े डायरेक्टर्स के सामने भीख मांगती है मूवीज के लिए, इस चेकलिस्ट में अगला नंबर है कोटे के ठेकेदार कंट्रोवर्सीज के ताऊ संजय लीला भंसाली, जो पहले सल्लू भाईजान और आलिया के साथ इंशाअल्लाह नाम की मूवी बना रहे थे, लेकिन वो मूवी सेल्फ हो जाती है, जिसके बाद आलिया बहुत रोना धोना करती है संजय लीला भंसाली के सामने और तंग आकर वो आलिया को गंगूबाई काठियावाड़ी ऑफर कर ही देते हैं, जो आगे चल के बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हो जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, भंसाली ने आलिया को लव एंड वॉर भी ऑफर कर दी थी, उसके साथ 2 और फिल्में यानी कि टोटल 4 फिल्में दी थी, जिसके लिए आलिया ने लिटरली भीख मांगी थी, जो आगे चल के वो कांड विद करण ने क्लियरली एक्सेप्ट भी कर लेती है। अभी रिसेंट की बात करूं तो आलिया भट्ट मस्त नहा धोकर 1 कटोरा तेल लेकर यामी गौतम के पीछे पड़ गई थी और उन्हें उनकी फिल्म हक के लिए इतना अप्रिशिएट किया था, इवन ये भी लिखा था कि मैंने फोन करके आपको इस फिल्म के लिए अप्रिशिएट करा। राजा मौली से भी उन्होंने भीख मांग के ही RRR ली थी। I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something and I was going to Hyderabad for a shoot and I said, sir, I want to work with you. And he said, he was very gracious and yes, I would love to work with you as well. I said, अब जो अगला लफड़ा है ना वो रिसेंटली हुआ था, मतलब लगभग 1 साल पहले का, जो कि अराउंड जिगरा के रिलीज पे हुआ था। तो हुआ ये कि फिल्म के डायरेक्टर वसंत भाला एक स्क्रिप्ट पे धर्मा के साथ काम कर रहे थे और उनके पास एक बेसिक आइडिया था जो वो करण को बताते हैं और करण को डायरेक्टली आलिया को भेज देते हैं और बिना डायरेक्टर की डिमांड के आलिया मूवी की लीड एक्ट्रेस के रोल में अपने आप आ भी जाती है। बाकी कहा ऐसा जाता है कि मूवी का टॉपिक सुनने के बाद आलिया ने ऐसे ही स्क्रिप्ट को महेश भट्ट के भाई से चुराया था, जिसमें सावी मूवी बनी थी और वसंत भाला ने उसी स्क्रिप्ट में चेंजेस करके जिगरा बना दी। तभी जब मूवी रिलीज हुई तो टी सीरीज की मालकिन दिव्या खोसला कुमार ने काफी कंट्रोवर्शियल पोस्ट करे आलिया और करण के अगेंस्ट और करण ने भी रिप्लाई बैक किया। अब ये लड़ाई थोड़े दिन तक चली रही थी, लेकिन आखिर में जिगरा और साबित दोनों बॉक्स ऑफिस को भांग भरोसा हो गया। आलिया भट्ट की इसी चीजों की वजह से इंडस्ट्री की प्रोमिनेंट एक्ट्रेसेस जैसे कि ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत ने भी उनके अगेंस्ट इंटरव्यूज में काफी चीजें बोली, जैसे कि पापा की परी और वो कैसे वेल कनेक्टेड होने का फायदा उठाती है। कंगना रनौत ने कहा कि टेल हर टू ग्रो अ स्पाइन, आई डोंट कंसीडर यू सक्सेसफुल इफ यू आर करण जौहर्स पपेट। ये बात तो मूवी से और स्क्रिप्ट छीनने की हो गई, लेकिन इसके अलावा आलिया ने अपने लिए काफी फेक PR भी कराई थी, जो पब्लिक के सामने एकदम क्लियरली दिख भी गया था। RRR के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब RRR फिल्म की ऑस्कर में जाने की बात हो रही थी तो तुम्हें काफी आर्टिकल्स में देखा होगा, वहां पे कहा जा रहा था कि आलिया भट्ट मूवी RRR हैज गॉन टू ऑस्कर्स। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी को ये याद भी है कि आलिया भट्ट RRR में थी? उनका रोल ही इतना छोटा था मूवी में जो याद रखने लायक भी नहीं था। मेन एक्टर्स का हटाओ, इवन अजय देवगन जिनका खुद का कैमियो था मूवी में, उनका रोल भी आलिया के लेंथ और इम्पैक्ट से ज्यादा था। इसके अलावा तुमने काफी ऑब्वियस PR आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि कैसे आलिया भट्ट हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके उसे दीपिका और कटरीना से कंपेयर करने लगती है ताकि वो नंबर 1 लगे। और रही सर पे चढ़ने वाली बात, तो करण जौहर तो आलिया को दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार का टैग देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इवन आलिया भी इस लेवल पे डेल्यूजन में रहती है कि आलिया खुद को अमिताभ बच्चन से भी कंपेयर करने लग जाती है। No, but अरे people call me अमिताभ बच्चन and गंगूबाई। ये 4 फुट की अमिताभ बच्चन है। चल झूठा। तो बोलने और असलियत में तो काफी फर्क होता है। तो क्या आलिया असल में सुपरस्टार है या फिर नहीं, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साथ मिलकर आलिया भट्ट की हिपोक्रेसी को एक बार एक्सपोज करते हैं। इन चीजों की शुरुआत होती है 2014 में, जब समाजवादी पार्टी एक सफाई महोत्सव रखती है मुजफ्फरनगर में, वो भी मुजफ्फरनगर में दंगे होने के जस्ट बाद। उसमें आलिया शामिल होती है, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलना पड़ता है। उन्होंने बाद में माफी मांगी होती है कि वो अगली बार से पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखेंगी और कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेंगी। इसके साथ ही साथ आलिया मीडिया में भी काफी बार रूडली बात करते हुए दिखती है, जैसे कि जब भी उनकी मूवीज को क्रिटिसाइज किया जाता तो वो बोलती कि वो मीडिया को मुक्का मारेंगी या फिर अगर पसंद नहीं आती तो मेरी फिल्म मत देखा करो। इसके अलावा आलिया काफी बार सोशल मीडिया पे ज्ञान देने के चक्कर में एक्सपोज भी हो चुकी है, जैसे कि उन्होंने दिवाली के टाइम पे फायर क्रैकर्स फोड़ने के लिए मना किया था क्योंकि उससे एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, या फिर अभी थोड़े टाइम पहले ही मकर संक्रांति के टाइम मांझा यूज करने के लिए मना किया था क्योंकि उससे बर्ड्स को तकलीफ पहुंचती है। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। आलिया मैडम एनिमल्स को तकलीफ पता है किस चीज से पहुंचती है? असलियत से। लेदर क्लोथ्स बनाने के लिए जब उनको
जाता है जिन ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करते हो हॉलीवुड में जाके। हाँ वही गुची की बात कर रहा हूँ। रही बात आलिया के अफेयर्स की, तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उस टाइम पे वो कॉफी विद करण में कहती है कि उन्हें शादी तो रणवीर से ही करनी है, जिससे क्लियर हो जाता है कि सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप बस ऐवही था और थोड़े साल में वो खत्म भी हो गया, जिसके बाद भी ऑल नो कि उनकी शादी रणवीर कपूर के साथ ही हुई। लेकिन कंट्रोवर्सी से उनका पीछा नहीं छोड़ा जब एक लिपस्टिक ब्रांड को प्रमोट करते हुए ये कह देती है कि रणवीर कपूर को उनके चेहरे पे लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। अब ये किसी भी हस्बैंड वाइफ के लिए नॉर्मल चीज है कहना, लेकिन इसका बड़ा इशू बन गया कि रणवीर को सोशल मीडिया ने हैवान, हरामी, एनिमल और ना जाने क्या क्या कह दिया। इसके बाद आलिया भी काफी संभल कर पब्लिक में बात करती है। बाकी अब मैं तुम्हें आलिया के सुपरस्टार होने की असलियत बताता हूँ। देखो, आलिया को फीमेल सुपरस्टार कहने की सबसे बड़ी डिबेट जो थी वो यहाँ से शुरुआत हुई थी कि उन्होंने 2 सोलो हिट दे दिए, राजी और गंगूबाई, जबकि दीपिका और कैटरीना ने भी सिर्फ एक ही दी है। लेकिन क्या सही में राजी और गंगूबाई सिर्फ आलिया के दम पे चली थी? राजी 2017 में आई थी और वो एक पैट्रियोटिक स्पाई फिल्म थी। उस टाइम पे बॉलीवुड में पैट्रियोटिक मूवीज की वेव चल रही थी। जो मूवी ठीक ठाक अच्छी भी होती थी वो भी चल जाती थी, और राजी तो काफी अच्छी मूवी थी, तो उसका चलना कहीं ना कहीं आसान था। और रही बात गंगूबाई की, तो बात तो उस मूवी के साथ संजय लीला भंसाली का नाम जुड़ा हुआ था, जो कि अकेले ही काफी तो मूवी को चलाने के लिए, और मूवी ने कलेक्शन भी 132 करोड़ के आसपास ही किया था। इसके अलावा आलिया की जो अगली सोलो फिल्म आई थी वो थी जिगरा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई। उसका बजट था 100 करोड़, लेकिन कलेक्शन कर पाई थी सिर्फ 32 करोड़। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आलिया कुछ भी नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस जरूर है, लेकिन उनको सुपरस्टार कहना और अमिताभ बच्चन से कंपेयर करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? और अगर मैं आलिया की आने वाली मूवीज की बात करूं तो मुझे किसी भी एंगल से वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनकी अगली फिल्म वायर अप स्पाई यूनिवर्स की फीमेल लीड मूवी अल्फा है। और तुम अच्छे से जानते हो कि पहले तो वॉर 2 डिजास्टर हुई और धुरंधर के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स में कुत्ता भी मूत के चला जा रहा है, वो भी टांग उठा के। तो भाई ऑडियंस तो थिएटर में जा नहीं सकी, तो मुझे बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। और अगर इसमें कोई आईएसआई एजेंट वगैरह है फिर तो भैया खेल खत्म। अल्फा के अलावा आलिया की रणबीर, विकी और संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वॉर आ रही है, जो मूवी बस रिलीज ही हो जाए तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि उसकी अपडेट सिर्फ यही आती है कि मूवी फिर से डिले हो गई है। अब मूवी की जैसे स्टार कास्ट है वो आराम से 300 करोड़ तो कर ही लेगी, लेकिन मूवी की प्रॉब्लम है उसका बजट, और मूवी जितनी डिले हो रही है उतना ही बजट बढ़ता जा रहा है। और अभी के लिए मूवी का बजट 350 करोड़ के आसपास है, जिसका मतलब है कि मूवी को हिट होने के लिए 750 करोड़ से 800 करोड़ तो मिनिमम करना पड़ेगा। और ये रोमांटिक मूवी के साथ होते हुए मुझे तो काफी मुश्किल लग रहा है। अभी देखो ये होगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आलिया के फ्यूचर लाइनअप्स उतने कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे उनके फ्यूचर को लेकर थोड़ा डाउट है। बाकी अब तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और अब वीडियो पसंद आई हो तो कभी कभी लाइक भी कर दिया करो, और मालिक थोड़ी और ज्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।